जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम हमारा जो टेस्ट पेपर 22 है उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आज हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट पेपर है आप कंप्लीटली सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम पर्पस से मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें पुटअप किए हैं, तो इसको कम्प्लीटली सॉल्व कीजिएगा। और फ्रेंड्स, सोनू आर्मी क्लासेस ऐप आप लोगों की सहूलियत के लिए जो हमने एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के लिए बनाया है, उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और उसमें जो टेस्ट सीरीज़ है उनको कम्प्लीटली सॉल्व करिएगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पर्पस से ही आप लोगों के लिए क्रिएट की गई है और वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो उनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर सोनू आर्मी क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे तो भी आपको जो हमारा ऐप है वो मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको जाकर डाउनलोड ज़रूर करिएगा। तो चलिए इस पेपर को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फिजिक्स का क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी? तो फ्रेंड्स, ऊर्जा की जो इकाइयाँ हैं उसमें से यहाँ पर ऑप्शन दिए, हम देख लेते हैं कौन सी नहीं है। न्यूटन मीटर की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, न्यूटन इंटू मीटर ये किसके बराबर होता है? ये जूल के बराबर ही होता है। जूल को ही न्यूटन मीटर कहा जाता है। तो ये जो यूनिट है ये तो है ऊर्जा की यूनिट है, जूल भी होती है। किलोवाट घंटा ये भी जो है ये भी क्या है? ऊर्जा की इकाई है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हुआ? जब सभी ऊर्जा की इकाइयां हैं तो नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एंड्रॉइड बैरोमीटर में किस द्रव का उपयोग किया जाता है? व्हाट लिक्विड इज यूज्ड इन एंड्रॉइड बैरोमीटर? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें तो शराब, पारा, ये तो मर्क्यूरी जो है पारा वो नॉर्मल जो बैरोमीटर है उसमें किया जाता है। एल्कोहल भी बैरोमीटर में यूज़ किया जाता है, लेकिन जो एंड्रॉइड बैरोमीटर है उसमें किसी भी लिक्विड का उपयोग नहीं किया जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वैक्यूम और लिक्विड नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं, उसमें कोई भी लिक्विड नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि वो वैक्यूम है, उसमें हवा, एयर तो रहती ही रहती है, वो बिल्कुल वैक्यूम यानी खाली नहीं होता है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? तो न्यूटन के जो नियम है इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर इस तरह से आ सकते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसे डेली लाइफ के। जैसे यहाँ पर ऑप्शन में हम देखें स्विमिंग, तो तैरने के लिए हम पानी के द्वारा एक बल लगता है, हम पानी के ऊपर एक बल लगाते हैं और पानी हमारे ऊपर एक बल लगाता है। प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है। तो तैरने में तो गति का तीसरा नियम लगता है। अंतरिक्ष रॉकेट, रॉकेट में जब भेजा जाता है रॉकेट को, तो वो रॉकेट धरती के ऊपर, धरती के द्वारा रॉकेट के ऊपर बल लगाया जाता है, तो इसमें भी प्रतिक्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गोली चलाना, गोली चलाने में भी क्या होता है? फायरिंग में भी जब गोली निकलती है बंदूक से तो हमें पीछे की ओर धक्का लगता है, उसका मतलब ये है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल यहाँ पर भी लग रहा है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों में जो है गति का तीसरे नियम का उपयोग किया जा रहा है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दो निकायों ए और बी के वेगों का अनुपात 4:1 दे के रखा है, और जो निकाय है यहाँ पे शरीर नहीं, निकाय है, निकाय ए का जो द्रव्यमान है वो बी के द्रव्यमान का आधा दे के रखा है, और ए और बी की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात आपसे पूछा है। तो गतिज ऊर्जा के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, IMP टॉपिक है, इसका फॉर्मूला रट ही लीजिए, 1/2 mv² होता है। तो पहले वाले की हम मान लेते हैं ma और दूसरे वाले की मान लेते हैं mb और vb। इनका अनुपात पूछा है इसलिए हमने अनुपात ले लिया है। 1/2 हम पहले ही कैंसिल कर देते हैं। अब बचे हैं यहाँ पर द्रव्यमान और वेग। तो द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान क्या दे के रखा है कि जो ए का द्रव्यमान है वो बी के द्रव्यमान का कितना दे के रखा है फ्रेंड्स? आधा दे के रखा है। ठीक है, ये कंडीशन आपको बनाना आना चाहिए, किसका आधा है, तो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी। तो हम एम ए की जगह एम बी की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, या फिर एम बी की जगह पे आप एम ए तो एज इट इज़ रखते हैं हम, और एम बी की जगह पे इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते, ट्वाइस ऑफ एम ए, यहाँ से एम बी की वैल्यू पुटअप कर देते। अब आगे इन्होंने दे रखा है कि इनकी जो वेग है, वेगों का अनुपात मतलब वी ए डिवाइड बाई वी बी, वो कितना दे के रखा है फ्रेंड्स? 4:1। तो अगर हम दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि हमारे यहाँ पर स्क्वायर दे के रखा, तो वो कितना हो जाएगा? 16/1, ये हो जाएगा वी बी और वी ए और वी बी का अनुपात। तो यहाँ से ये एम ए तो हमने इस तरह से लिख लिया, और यहाँ से वी ए और वी बी, और इनका हम होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों का अलग अलग स्क्वायर है तो हमने एक ही कर दिया। एम ए से एम ए भी कैंसिल हो गया, अब ये 1/2 यहाँ पर बचा है, और वी और वी बी का अनुपात हम निकाल चुके हैं 16:1, इसके होल स्क्वायर का अनुपात है ये
16:1 ये हमने यहाँ पर रख दिया, ये इंटू है 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 8 = 16। तो जो अनुपात आया फ्रेंड्स वो क्या आया, 8:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में एक व्यक्ति का भार घटता है जब क्या होता है, द वेट ऑफ द पर्सन डिक्रीजेज इन द लिफ्ट। तो फ्रेंड्स लिफ्ट क्या होती है, ऊपर जाती है तब घटता है, नीचे आती है तब घटता है, या फिर फ्री फॉल होता है तब घटता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि लिफ्ट जब भी ऊपर की ओर जाती है फ्रेंड्स तो इसका भार क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। और लिफ्ट स्वतंत्र रूप से अगर गिरती है तो उसका जो भार है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। सारी कंडीशन में क्या क्या होता है वो आपको नोट कर लीजिए कॉपी में, इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। लिफ्ट स्वतंत्र रूप से गिरती है, यहाँ पर स्वतंत्र रूप से नहीं गिरती है, लिफ्ट कम डाउन मतलब कि नीचे की ओर आती है। तो लिफ्ट जब नीचे की ओर आती है तब इसका वज़न क्या होता है, घटता है। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब घटेगा, तो इसका राइट आंसर हो गया लिफ्ट जब नीचे आएगी तब उसका वज़न जो है घटेगा। ये तीनों कंडीशन आप नोट कर लीजिए, जब ऊपर जाएगी तब बढ़ेगा, फ्री फॉल होगी मतलब जब जैसे रस्सी टूट जाती है और अचानक से वो गिरने लगती है तो उसमें 0 हो जाता है, और जब नीचे आती है तो घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावकता निर्भर करती है, ब्योंसी जो ब्योंस फोर्स होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है फ्रेंड्स। कोई भी वस्तु बियॉन्ड फोर्स आप सभी को पता है कौन सा बल होता है, उत्प्लावन बल। जब कोई सी वस्तु पानी में डूबी हुई होती है तो पानी के द्वारा उस वस्तु के ऊपर एक बल लगाया जाता है जिसे कहा जाता है उत्प्लावन बल या फिर ब्योंसी। तो ये किसके ऊपर निर्भर करती है फ्रेंड्स, गहराई में जो वस्तु गहराई मतलब पानी में या लिक्विड में डूबी हुई है, कितनी डूबी हुई है उसके ऊपर निर्भर करता है, या फिर वस्तु के आकार पर निर्भर करता है यानी कि उसके शेप पर, या फिर वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मास पर, या फिर वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का द्रव्यमान, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान के पर निर्भर करता है, क्योंकि बियॉन्ड फोर्स की डेफिनेशन ही होती है फ्रेंड्स कि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के बराबर होता है उत्प्लावन बल। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोव पर एक पेन को गर्म करने में गर्मी के हस्तांतरण का तरीका है। गर्मी यानी कि हीट, ऊष्मा को ट्रांसफ़र करने का कौन सा तरीका है। अगर गैस के ऊपर कोई सा बर्तन गर्म हो रहा है तो ये किस क्रिया के द्वारा गर्म हो रहा है, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन है हमारे चालन, संवहन, विकिरण या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, कंडक्शन यानी कि चालन के द्वारा ये पेन गर्म हो रहा है। और चालन कौन सी प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, जिसमें अणु या मॉलिक्यूल जो होते हैं पदार्थ के उसके द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। संवहन आप सभी को पता होगा, जो वायुमंडल में उपस्थित कण हैं या फिर माध्यम के जो कण हैं, माध्यम के कणों के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और विकिरण में किसी माध्यम की ज़रूरत भी नहीं होती, और माध्यम और बिना माध्यम दोनों में विकिरण काम कर सकता है। तो यहाँ पर ये पेन जो है, कढ़ाई है, गैस के ऊपर रखी है, किस विधि द्वारा गर्म हो रही है, चालन यानी कि कंडक्शन के द्वारा। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, व्हाट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन फॉर हेल्दी ह्यूमन आई। तो फ्रेंड्स कितनी होती है उसकी नॉर्मल जो देखने की क्षमता होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सरे किरण ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, लाइट जे रे ये भी होती है, गामा किरणें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन जो कैथोड रे है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं आती है, क्योंकि ये किसका कॉम्बिनेशन होती है, ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है, इसलिए कैथोड रे जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। नेक्स्ट है, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय लाल का रंग का दिखाई देता है। लाल रंग का क्यों दिखाई देता है हमें, आकाश सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो वायुमंडल दीर्घ तरंगी की तुलना में लघु तरंग को अधिक अवशोषित करता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नहीं पढ़ते, मैं डायरेक्ट आंसर पे आती हूँ। हमें पता है कि जो लाल रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, ये याद नोट कर लीजिए, और जो नीला कलर है उसकी सबसे कम होती है वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य। तो फ्रेंड्स जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है उसकी बजाय मतलब जिसकी जो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है ना, वो क्या हो जाता है, उसका प्रकीर्णन हो जाता है। मतलब धूल के कणों से जिसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य कम होती है वो धूल के कणों के द्वारा बिखर जाता है, वायुमंडल में हट जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है।
लेकिन जिसकी जो तरंग दैर्घ्य अधिक होती है वो प्रकीर्णित नहीं होता है और हमारी आँख तक पहुँच जाता है। इसके कारण हमें क्या होता है, सूर्य जो लाल रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, तो वो प्रकीर्णित नहीं होता है, बिखरता नहीं है और डायरेक्ट हमारी आँखों पर आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि वायुमंडल द्वारा दीर्घ तरंग की तुलना में लघु तरंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। इसलिए क्या होता है कि ये जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें लाल कलर का दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच में कितना कोण होता है? द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड द जियोग्राफिकल एक्सिस इज 15 डिग्री। नेक्स्ट है, विभवांतर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ये क्या है, एक अदिश राशि। विभवांतर क्या होता है कि दो विभवों के बीच में जो अंतर होता है, विभव में जो अंतर होता है इन दो पॉइंट के बीच में, उसे कहा जाता है विभवांतर, जो कि जिसको हम वोल्ट से मेजर करते हैं, वोल्टेज कह सकते हैं हम। वो क्या होती है, एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी होती है। बिजली के बल्ब में किस गैस से का उपयोग किया जाता है? बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है हीलियम, नाइट्रोजन, ऑर्गन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अगर बल्ब में ऑक्सीजन भर देंगे तो जो उसका फिलामेंट होता है वो जलेगा, तो ऑक्सीजन तो जलने में सहायक होती है, तो बल्ब ब्लास्ट हो सकता है, उसमें आग लग सकती है। नाइट्रोजन में भी ब्लास्ट कर सकता है। उसके बाद हीलियम और आर्गन, ध्यान रखिएगा निष्क्रिय गैस हमेशा भरी जाती है। अब ये दोनों तो निष्क्रिय गैस, अब इन दोनों में से कौन सी गैस भरी जाएगी, हीलियम भरे या आर्गन? तो हीलियम बहुत ज़्यादा महंगी गैस है, इसलिए किसका उपयोग किया जाता है, आर्गन का। नेक्स्ट है, यदि तीन प्रतिरोध 1, 2 और 3 वे समांतर क्रम में जुड़े हुए तो तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो फ्रेंड्स जब समांतर क्रम में, मतलब इस तरह से तीन प्रतिरोध जुड़े हुए 1, 2 और 3, ये समांतर क्रम होता है और इनका श्रेणी क्रम इस तरह से होता है, इसको श्रेणी क्रम कहते हैं और ये होता है समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में जो इक्विवेलेंट है, तुल्य प्रतिरोध होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल रेजिस्टेंस का? वो होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होता है तुल्यांकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। R1, R2, R3 की वैल्यू आपको दे के रखी, वो इसमें पुटअप कर लीजिए, तो तुल्यांकी प्रतिरोध इन्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/1 1 ही होगा, 1/2 प्लस 1/3। इनका जब एलसीएम लेंगे 3 2 6, 2 3 6, 3 2 6, 3 2 5, ये +1 1 प्लस 5/6, 6 1 6 5 1 11, 11/6, ये होगा 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू। लेकिन हमें R इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो 6/11, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 11 5 55, 11 4 44, तो 0.54 समथिंग इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर 0.54 समथिंग कुछ होना चाहिए, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेस। तो क्यों बढ़ता है फ्रेंड्स वायु में ध्वनि का वेग? तापमान बढ़ने के साथ, तापमान में कमी के साथ, या फिर तापमान पर निर्भर नहीं करता है? तो वायु में ध्वनि का वेग फ्रेंड्स क्यों बढ़ेगा? तापमान में वृद्धि होने से ध्वनि का वेग बढ़ता है, क्योंकि तापमान में वृद्धि जब होती है तो जो ध्वनि, हमें पता है कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम के कणों की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो तापमान बढ़ेगा तो जो माध्यम के कण हैं वो जल्दी जल्दी गति करेंगे, और जल्दी जल्दी गति करने से ध्वनि भी उसमें जल्दी जल्दी गति करने लग जाएगी, इसलिए तापमान वृद्धि के साथ ध्वनि का वेग बढ़ता है। चलिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। तो क्या होता है फ्रेंड्स रासायनिक परिवर्तन? तो रासायनिक परिवर्तन ऐसा होता है कि जब दो चीज़ें, मान लो ए और बी है, एक दोनों एक साथ मिलकर तीसरी नई चीज़ का निर्माण अगर उससे होता है, दो चीज़ों के मिलने से नई चीज़ें जब बनती है तो वो होता है केमिकल चेंज। अगर तीसरी चीज़ नहीं बनती और वही चीज़ बनती है तो वो फिजिकल चेंज होता, तो वो क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, मतलब उसके दिखावे में अगर परिवर्तन होता है तो फिजिकल चेंज, और उसकी पूरी तरह से प्रॉपर्टी और सब कुछ चेंज होकर नया कंपाउंड अगर बन जाता है तो वो तो केमिकल चेंज होता है। तो यहाँ पर CO2 चूने, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है, मतलब पानी को दूधिया कर देता है। इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों रिएक्शन करके तीसरी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये केमिकल चेंज है। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगने का मतलब ये है कि लोहे के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके दूसरा कंपाउंड बना लेती है, इसलिए ये भी केमिकल चेंज है। प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का काला पड़ना, तो ये भी क्या होता है कि इसमें भी तीसरा कंपाउंड बनता है, प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड रिएक्शन करके एक अलग कंपाउंड बना लेता है, इसलिए ये भी केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है गैर चमकदार बुनसन लो में प्लेटिनियम के तार का दीप्त होना। तो फ्रेंड्स बुनसन लो में जब प्लेटिनियम के तार को ले जाया जाता है तो वो ग्लो करने लगता है, तो इसमें कोई तीसरा
कंपाउंड नहीं बनता है, प्लेटिनम का प्लेटिनम ही रहता है, लेकिन उसका जो दिखने का है फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो जाता है, इसलिए ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज नहीं है। D2O का अधिक उपयोग होता है। D2O फ्रेंड्स क्या है, आप सभी को पता होगा, इसे क्या कहते हैं, भारी जल भी कहते हैं। और भारी जल का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ पर किया जाता है, रासायनिक उद्योग में, नाभिकीय रिएक्टर में, कीटनाशक में, या फिर फार्मास्यूटिकल जो निर्माण में। तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है फ्रेंड्स, नाभिकीय रिएक्टर में, बंधक के रूप में। नेक्स्ट है, वास्तविक गैसें एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है कब। द रियल गैसेस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस तब करती है, कौन सी कंडीशन में करती है फ्रेंड्स, अधिक तापमान और कम दबाव प्रेशर की कंडीशन में ये जो वास्तविक गैसें हैं आदर्श गैस बन जाती है। अगर आप उनका तापमान बढ़ाओगे और दबाव कम करोगे तो वास्तविक जो गैसें हैं वो धीरे धीरे क्या आदर्श गैस बनती जाएगी। नेक्स्ट है, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्न की संख्या के बराबर होती है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ। तो फिर परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें तो ये दो चीज़ों के बराबर होती है। मेनली तो ये प्रोटॉन के बराबर होती है, लेकिन कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन के बराबर भी हम इसे लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बराबर हम इसे क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल जाते हैं फिर जुड़ जाते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम गेन कर सकते हैं, उन्हें त्याग देते हैं। इसलिए हम नहीं कह सकते कि प्योरली इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसलिए हम कहेंगे कि परमाणु संख्या जो है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, प्रोटॉन्स के ऊपर। किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ। तो फ्रेंड्स परमाणु संख्या या फिर एटॉमिक जो नंबर है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, मैं अगर आपको बता दूं यहाँ पर आंसर इसका है वैसे प्रोटॉन, लेकिन इसको कभी कभी इलेक्ट्रॉन के बराबर भी माना जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बराबर कब कहा माना जाता है, जब वो ओरिजिनल एलिमेंट हो, ओरिजिनल तत्व होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल जाते हैं और जुड़ भी जाते हैं। इसलिए परमाणु संख्या को हम प्योरली इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं मान सकते, क्योंकि किसके बराबर होगी फ्रेंड्स, प्रोटॉन्स के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, विच ऑफ फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्रेंड्स जो विद्युत ऋणात्मकता है पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो ये है दायां और ये है बायां और ये है दायां। तो बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर हम ये सारे एलिमेंट देखें तो इसमें जो है सोडियम आता है, सोडियम के पहले बाद में मैग्नीशियम आता है, और मैग्नीशियम से ज़्यादा बाद में एल्यूमिनियम आता है, अगर पीरियोडिक टेबल आपको याद हो तो, और उसके बाद सिलिकॉन आता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें किसकी होगी फ्रेंड्स, विद्युत ऋणात्मकता सिलिकॉन की, कि सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। K2CO3 का आणविक द्रव्यमान क्या है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2CO3। तो आणविक द्रव्यमान फ्रेंड्स कैसे निकाला जाता है, जैसे यहाँ पर पोटेशियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो पोटेशियम का आपको द्रव्यमान आना चाहिए, पोटेशियम का द्रव्यमान फ्रेंड्स कितना होता है 39, कार्बन का आप सभी को पता होगा 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब यहाँ पर पोटेशियम कितने 2 है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्बन 1 ही है इसलिए 1 ही रहने देंगे, और ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सब का हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 9 18, 2 3 6 और 1 7 78, ये 12, 16 48, इन सभी को जोड़ेंगे, 8 और 2 10 और 8 18 का 8, केरी 1 7 और 1 8 और 1 9 और 10 11 12 13, तो 138 इसका आंसर आएगा। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना है फ्रेंड्स 138। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। तो फ्रेंड्स समुद्र का पानी भी क्या है, मिक्सचर है, हवा भी क्या है, एक मिश्रण है, शहद भी क्या है, एक मिश्रण है। लेकिन अल्कोहल क्या होता है, जिसमें OH समूह जुड़ा होता है उसे कहते हैं अल्कोहल। ये मिक्सचर नहीं होती है, ये क्या होती है, एक कंपाउंड होती है, यानी कि एक यौगिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अल्कोहल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पानी में द्रव्यमान द्वारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात बताइए, द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाय मास इन वाटर। तो फ्रेंड्स पानी का सूत्र आप सभी को पता है H2O होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान आप सभी को कितना पता है 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, तो 2 का गुणा कर दीजिए, और इनका रेशो पूछा है तो रेशो निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो कितना निकला फ्रेंड्स 1 डिवाइड बाई 8। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हुआ 1/8। और हाँ, ये 1/8 इसका आंसर नहीं होगा, देखिए गलती मुझसे भी हो सकती है, आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने किसका अनुपात पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हमने जो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग द्रव्यमान निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछा है, तो ऑक्सीजन का तो 8 निकला
और हाइड्रोजन का कितना निकला फ्रेंड्स 1, तो 1:8 नहीं होगा, 8:1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण में निम्नलिखित में से क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन इन ऑक्सीडेशन। तो फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना भी होता है, ऑक्सीजन अगर जुड़ जाती है तो ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन अगर निकल जाती है तो भी ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, वो भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। उसका राइट आंसर क्या होगा, ये सभी कंडीशन क्या होती है, ऑक्सीकरण की होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, तापमान में वृद्धि के साथ तरल की सतह का तनाव में क्या परिवर्तन आता है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड में क्या परिवर्तन आता है फ्रेंड्स, ये घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 50 क्वेश्चन जो कि हमारे टेस्ट पेपर 22 के थे और हमने आपको यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व करवा दिए हैं। अगर इस पेपर में जो कंटेंट है उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और फ्रेंड्स एक बार और मैं आपको हमारे ऐप का ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस ऐप के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये है हमारे ऐप का ओवरव्यू जो आपको दोनों भाषाओं में मिलेगा। यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नए सिलेबस आप पर आधारित आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट। यहाँ पर 10 मॉक टेस्ट मिलेगी और 5 ओरिजिनल पेपर के सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, तो इसे डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।